I'm Jyotsna, and in this video we are going to talk about quantum chemistry for CSIR NET, GATE and IIT JAM। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले ऑपरेटर एंड फंक्शंस। इसमें हम बात करेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटर के कम्यूटेटर रूल्स के बारे में बात करेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में, एंड देन जो फंक्शंस होते हैं उनके नॉर्मलाइजेशन के बारे में, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में, एंड देन जो किसी भी ऑब्जर्वेबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन हम आइगन वैल्यू इक्वेशंस देखेंगे, आइगन फंक्शंस क्या होते हैं, आइगन वैल्यू क्या होती है वो समझेंगे। देन हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशंस डिस्कस करेंगे, एंड देन हम जो हम क्वांटम केमिस्ट्री में जो हम मॉडल्स पढ़ते हैं, जो मॉडल सिस्टम पढ़ते हैं, दैट इज़ पार्टिकल इन अ बॉक्स, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटर एंड हाइड्रोजन एटम, इनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि ऑपरेटर एंड फंक्शंस। ऑपरेटर क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो ऑपरेटर जो है वो एक प्री डिफाइंड ऑपरेशंस कैरी करता है। ओके, तो ऑपरेटर क्या होते हैं, वो जो एक ऑपरेशन करे एक फंक्शन पे और हमें एक दूसरा ऑपरेटर इट्स नॉट ऑपरेटर, हमें एक दूसरा फंक्शन मिल जाए। ओके, तो ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट होता है एंड हमें एक दूसरा फंक्शन देता है। फॉर एग्जांपल d/dx एक ऑपरेटर है जो x² फंक्शन पे ऑपरेट होता है, तो हमें 2x एक अनदर फंक्शन मिलता है। तो जैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेटर होते हैं एडिशन के, डिवीजन के, वैसे ही हमारे क्वांटम केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। तो हर ऑब्जर्वेबल के लिए क्वांटम केमिस्ट्री में एक ऑपरेटर डिफाइन किया हुआ है। जैसे पोजीशन के लिए पोजीशन ऑपरेटर x कैप, y कैप, z कैप। लीनियर मोमेंटम p विच इज़ इक्वल्स टू m क्रॉस v, मास इनटू वेलोसिटी, उसके लिए लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर जैसे px को हम कैसे लिखते हैं, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, py माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल वाई, एंड pz माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल जेड। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी के लिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है tx, वो होता है px² बाय 2m। वैसे ही हम ty लिख सकते हैं, ty क्या हो जाएगा, py² बाय 2m, एंड tz क्या हो जाएगा, pz² डिवाइड बाय 2। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर Vx, Vy, Vz। ओके, नाउ टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। H जो है इसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ओके, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, T काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस V पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ओके, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस v। इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। t को आप क्या लिख सकते हैं, t को आप लिख सकते हैं tx प्लस ty प्लस tz, है ना। तो इससे आप इनको सम करके आप इसको निकाल सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर, जहाँ पे डेल स्क्वायर क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर है। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, को याद रखना है। तो जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है वो मैं बता रही हूँ, हैमिल्टोनियन। उसके अलावा मोमेंटम ऑपरेटर जो है, उन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज टू आर क्रॉस पी। ठीक है, तो L जो है वो क्या होता है, Lx, Ly, Lz, तीनों डायरेक्शंस में तीन इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। और Lx होता है ypz माइनस zpy, Ly होता है zpx माइनस xpz, एंड Lz होता है xpy माइनस ypx।
इसको आप इस साइकिल से याद रख सकते हो, ठीक है। एक्स वाई जेड, ये इस डायरेक्शन में। तो जब आप एल एक्स की बात कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में जब जाओगे, इस डायरेक्शन में, तो पहले क्या आएगा वाई, तो वाई फिर जेड, तो पी जेड एंड देन जेड पी वाई, ठीक है। जब आप एल वाई की बात करोगे तो वाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई से जाओगे तो क्या आएगा पहले जेड, तो एल वाई में जेड पी एक्स एंड देन क्या आएगा एक्स, तो एक्स पी जेड, ठीक है। ऐसे ही जब आप एल जेड की बात करोगे तब इस डायरेक्शन में सबसे पहले क्या आ रहा है एक्स, तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। अब आते हैं हम सीधा कम्यूटेटर पे। तो कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, कम्यूटेटर को लिखते हैं कि ए और बी का कम्यूटेटर अगर ज़ीरो आता है, ए और बी का कम्यूटेटर अगर ज़ीरो आता है तो हम कहते हैं कि ए एंड बी जो है वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी आपस में कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट विद ईच अदर। और अगर ये ज़ीरो नहीं आता है तो फिर ए एंड बी आर नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर, ओके। एंड इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट हमने लिखा है कि ए एंड बी का कम्यूटेटर, इसका मतलब होता है ए ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाय बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाय ए ऑपरेटर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इन ऑपरेटर का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, जब तक हम इसको एक फंक्शन पे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो इसको हमें, अगर हमें ए बी के कम्यूटेटर को निकालना होता है तो इसको हम एक फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि ए बी माइनस बी ए अप्लाइड ऑन साई, अगर ज़ीरो आए तो हम उसको कहेंगे कि ये कम्यूटेटर है, अदरवाइज़ नहीं है। और जो ऑपरेटर जो होते हैं वो जो है डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो अगर बी ए को साई पे अप्लाई कर रहे हैं तो पहले ए साई पे अप्लाई होगा, देन बी अप्लाई होगा। और जब ए बी को अप्लाई करेंगे तो पहले बी अप्लाई होगा, देन ए अप्लाई होगा, ओके। तो ऐसे इनको ऑपरेट करवा के हमें निकालना होता है कि अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो फिर वो कम्यूट कर रहे हैं दोनों ऑपरेटर, अदरवाइज नॉट। अब इस कम्यूटेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। कम्यूटेटर फाइंड आउट करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये प्रॉपर्टीज़ बहुत हेल्प करती है। तो ये आपको याद रखना है कि ए बी का कम्यूटेटर जो है वो माइनस होता है बी ए के कम्यूटेटर के, ओके। तो अगर ए बी को हमने क्या लिखा है, ए बी माइनस बी ए, है ना। ए बी के ब्रैकेट को क्या लिखा है, ए बी माइनस बी ए। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए माइनस ए बी। तो ये माइनस बाहर और बी ए माइनस ए बी क्या हो गया, बी ए का कम्यूटेटर। तो यहाँ से ये आया है। तो ए बी का कम्यूटेटर जो है वो माइनस होता है बी ए के कम्यूटेटर के। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर, कि अगर ए बी प्लस सी के साथ कम्यूट कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी का कम्यूटेटर प्लस ए सी का कम्यूटेटर। तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम थोड़े जो अगर टफ वाले ऑपरेटर के साथ अगर करना है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ कम्यूटेटर ऑपरेटर, जो है ए अगर बी एंड सी के मल्टीप्लाई, अगर बी एंड सी मल्टीप्लाई में है दोनों ऑपरेटर, उनके साथ ए का कम्यूटेटर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का कम्यूटेटर सी पीछे, सी कम्यूटेटर के बाहर मल्टीप्लाई में, प्लस पहले बी मल्टीप्लाई में देन ए सी का कम्यूटेटर। इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि ए बी सी का कम्यूटेटर है तो पहले आपको ए बी का कम्यूटेटर लिखना है और सी को पीछे लिखना है, क्योंकि सी यहाँ पे पीछे है बी के, तो यहाँ भी सी पीछे आएगा। एंड देन प्लस करके आपको ए सी का कम्यूटेटर लिखना है, और बी इस बार क्या है, सी के आगे है, तो बी को इस बार आगे लिखना है और ए सी का कम्यूटेटर कर देना है। और मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटर की। जितने भी क्वेश्चन कम्यूटेटर पे आते हैं वो सब इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। मैंने जैसे ट्रिक बताई और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप अगर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे क्वांटम के PYQ में तो उसमें सॉल्व भी करा रखे हैं इसके क्वेश्चंस, ओके, तो आप वो देख सकते हो। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें XPX का कम्यूटेटर निकालना है। तो x ऐसे ही लिखते हैं, PX क्या होता है, माइनस आयोटा h कट डेल बाय डेल एक्स। अब किसी भी कम्यूटेटर को निकालना है तो मैंने अभी बताया था इसको हम एक साई फंक्शन पे ऑपरेट करवाते हैं, तो हम इसको साई पे ऑपरेट करवाते हैं, ओके।
अब अगर कांस्टेंट है कम्यूटेटर के अंदर तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। मैंने ये प्रॉपर्टीज़ में बताया नहीं है बट यहाँ बता देती हूँ। तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो माइनस आयोटा एच कट अंदर रह जाएगा एक्स डेल बाय डेल एक्स साई। सॉरी ये ब्रैकेट ऐसे कर्वी ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। फिर माइनस आयोटा एच कट। अब ए बी को क्या लिख सकते, ए बी के कम्यूटेटर को क्या लिखते हैं, ए बी माइनस बी है तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स माइनस, ठीक है, कम्यूटेटर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साई माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स एंड साई, ये आ जाएगा। एंड फिर माइनस आयोटा एच कट बाहर, एक्स डेल साई बाई डेल एक्स ऐसे का ऐसे माइनस। अब अगर दो मल्टीप्लाई में हो अगर दो थिंग्स और उस पर अगर डिफरेंशियल हो रहा है तो एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशियल करते हैं, है ना। या आपको डिफरेंशियल का रूल पता होगा। तो पहले एक्स को कांस्टेंट रखा और डेल साई बाय डेल एक्स, फिर माइनस का माइनस, साई को कांस्टेंट रखा एंड डेल एक्स बाय डेल एक्स। एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का डिफरेंशियल, ऐसे। अब देखो ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो गई तो बचा क्या, माइनस आयोटा एच कट साई। डेल बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो सिर्फ साई बचेगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्स पी एक्स साई है उसकी वैल्यू आई, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना एक ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स पी एक्स साई की वैल्यू आई आयोटा एच कट साई। तो अब साई हटा देते हैं तो क्या आएगा, एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आयोटा एच कट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कम्यूटेटर के क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी बार इससे सॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। इस पर बहुत सारे PYQs भी इससे सॉल्व हो रहे हैं। इस पर डायरेक्ट PYQs भी है और थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करके भी बनाया हुआ है, ऐसे भी PYQ है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब इससे ही जुड़े थोड़े मैं और फार्मूलाज लिख लेती हूँ। अगर एक्स पी एक्स आयोटा एच कट है तो पी एक्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट, ठीक है। अब अगर x की पावर लगा दे एक्स एन एंड देन पी एक्स कर दे तो उसकी वैल्यू आती है एन आयोटा एच कट। ये आप ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हो इस कम्यूटेटर को। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ तो आपको फार्मूलाज भी याद रख सकते हो। अगर x पी एक्स की पावर n है तो भी इसकी वैल्यू क्या आती है, एन आयोटा एच कट। अगर x की पावर m पी एक्स की पावर n है तो इसकी वैल्यू आती है m इंटू एन आयोटा एच कट, ठीक है। ये कुछ फार्मूलाज है जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे कम्यूटेटर के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और इनके आप फिर इनको आप आपस में चेंज भी कर सकते हो। एक्स एन पी एक्स की जगह पी एक्स एक्स एन होगा तो फिर इनके आगे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चंस भी आया हुआ है कि एक्स पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पी वाई क्यों आ रखा है ऐसा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आयोटा एच कट, है ना। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये बोनस क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कम्यूटेटर पे क्वेश्चन आता है तो एक्स और पी एक्स के कम्यूटेटर पे क्वेश्चन आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आपको ये आप इसके PYQs भी देख सकते हो हमारे चैनल पे। एंड आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, वो ऑपरेटर जो किसी फंक्शन पे जब अप्लाई हो, वो ऑपरेटर जो किसी फंक्शन पे जब ऑपरेट हो तो हमें रियल वैल्यूज़ दे, ठीक है। जो हमें रियल वैल्यूज़ देते हैं, उन फंक्शंस को रियल आइगन वैल्यूज़ देते हैं, उनको हम हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि साई स्टार ए साई डी टाउ, जहाँ पे डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट है, वो बराबर होना चाहिए साई ए स्टार साई स्टार डी टाउ के। तो इस कंडीशन को जो फॉलो करते हैं उनको हम हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं उनकी जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल होती है, ठीक है। अभी हम आइगन वैल्यू इक्वेशन की भी आगे बात करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रख सकते हो।
अभी क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन बनता है हर्मिशियन ऑपरेटर पे, वो ये बनता है कि आपको एक ऑपरेटर दे रखा होता है ना, आपको वो बताना होता है कि ये हर्मिशियन है या नहीं। तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि कोई ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन है या नहीं? तो उसके लिए आपको जो यूज़ करना है, जो सिंपल चीज़ यूज़ करनी है, वो है डैगर। ठीक है, डैगर या इसको कहते हैं हर्मिशियन एडजॉइंट। तो आपको उस फंक्शन का डैगर लेना है। जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसका डैगर लेना है एंड उसको देखना है कि अगर ए का डैगर, कोई भी ऑपरेटर ए का डैगर लेने पर अगर आपको फिर से वही ऑपरेटर ए मिल जाए तो ए जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। और अगर ए का डैगर जो है वो ए नहीं आए तो फिर वो नॉन हर्मिशियन है, वो हर्मिशियन नहीं है। ठीक है, तो यही आपको चेक करना होता है कि आप जो भी ऑपरेटर दे रखा है उस पर डैगर अप्लाई करोगे एंड देखोगे कि अगर वो, सॉरी मैंने ऊपर थोड़ा कुछ मिस्टेक कर दिया, यस यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी भूल गई। यहाँ पे एक्स एन पी एक्स जो है इसकी वैल्यू होती है एन आयोटा एच कट, एक्स की पावर n-1 भी साथ आएगा। यहाँ पे पी एक्स की पावर n-1 भी साथ आएगा एंड यहाँ पे x की पावर m-1 एंड पी एक्स की पावर n-1 ये साथ में आएगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? 2 आयोटा एच कट पी एक्स, क्योंकि 2-1 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये है पूरी ट्रिक। ओके, मैं ये एक्स पी एक्स लिखना भूल गई थी लास्ट में, सिर्फ मैंने कांस्टेंट लिखे थे। तो इस तरीके से आते हैं। ओके, ठीक है, तो हम हर्मिशियन की बात कर रहे थे। तो डैगर, ओके, तो डैगर लेके देखना होता है ऑपरेटर पे कि अगर ए डैगर ए के बराबर आए तो ए इज़ हर्मिशियन, अदरवाइज ए इज़ नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर। अब ये डैगर मतलब यूज़ कैसे करते हैं, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो ए, अगर ए का डैगर लिया है आपने और उसका फिर से डैगर लिया है, ए डैगर का डैगर, तो वो जो है वो ए होता है। ठीक है, ए प्लस बी या माइनस बी का डैगर जो है, तो ये लीनियरिटी को फॉलो करता है, तो वो ए डैगर प्लस माइनस बी डैगर होगा। अगर मल्टीप्लाई में है ए बी तो उसका डैगर बी डैगर ए डैगर होगा। अगर ए के साथ कोई कांस्टेंट है, स्मॉल ए इज़ अ कांस्टेंट, ए का डैगर है, तो उस कांस्टेंट का आपको लेना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये जो स्टार है ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड ए का डैगर। एक्स जो पोजीशन ऑपरेटर है उसका डैगर जो है वो एक्स ही होता है, एक्स डैगर एक्स ही होता है, मतलब ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, और डी बाई डी एक्स का डैगर जो है वो माइनस डी बाई डी एक्स होता है। डी बाई डी एक्स का डैगर जो है वो क्या होता है? माइनस डी बाई डी एक्स, मतलब जो डी बाई डी एक्स है वो हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि देखो डी बाई डी एक्स का डैगर क्या है? माइनस, तो सेम नहीं आ रहा, तो डी बाई डी एक्स एक हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। अब एक सॉल्व करते हैं कि पी एक्स जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स क्या होता है? माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, इसका लेंगे डैगर। तो अब ये क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो हम क्या लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। तो माइनस आयोटा एच कट का तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और डेल बाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा? डैगर। ठीक है, अब माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है प्लस आयोटा, और एच कट का तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एच कट ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा एच कट। और डेल बाई डेल एक्स का डैगर क्या होता है? यहाँ से देखो, माइनस डेल बाई डेल एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। तो देखो जो हम फंक्शन ए लेके चले गए थे उसका डैगर लेने पर ही सेम फंक्शन आया, मतलब पी एक्स जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो पी एक्स एक क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूं, जितने भी हम क्वांटम केमिस्ट्री में ऑपरेटर जितने भी पढ़ते हैं, जितने भी ऑपरेटर पढ़ते हैं, भले वो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर हो
काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हैमिल्टोनियन हो या पोजीशन हो, सारे ही ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इनमें से किसी ऑपरेटर के बारे में कि हर्मिशियन है या नहीं, आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सारे ही ऑपरेटर हर्मिशियन होते हैं। ठीक है, तो इनको टिक कर देना है, चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? दिस इज़ द कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है कि आपको कोई भी वेव फंक्शन दिया हुआ है साई और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई स्टार, तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट लिमिट में साई स्टार डी टाउ जो है वो 1 होना चाहिए। तो हम कहते हैं, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कहते हैं जो हमारा साई है वो नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा जो साई है वेव फंक्शन वो नॉर्मलाइज्ड है। अगर वो इसको फॉलो नहीं करता है तो फिर हमारा साई नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर हम उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो कैसे नॉर्मलाइज करते हैं? मान लो अगर आपका साई जो है वो नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर हम उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर इस कंडीशन में रखते हैं उसको माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। साई की जगह क्या रखेंगे? एन साई। एन साई स्टार की जगह क्या रखेंगे? साई अगर एन साई है तो साई स्टार क्या हो जाएगा? एन साई स्टार। ठीक है, एन एक रियल वैल्यू है तो उसका एन स्टार एन के बराबर ही आएगा। तो फिर एन साई स्टार डी टाउ इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, साई स्टार डी टाउ इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार डी टाउ, एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो इसका इंटीग्रेशन है उसका 1/, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस कंडीशन से। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर n की वैल्यू को साई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो हमारा जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी होती है और फिर उसको साई से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रखे हैं प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें आपको कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है और उसको नॉर्मलाइज करने का बोल रहे हैं, तो आपको इस तरीके से उसको नॉर्मलाइज करना होता है। एंड जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है किसी भी लिमिट, किसी भी a से b की लिमिट में साई स्टार साई डी टाउ, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे हम पार्टिकल इन बॉक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें जैसे 0 to L का बॉक्स है, उसमें कोई पार्टिकल है, फिर हमें पूछ लेते हैं कि 0 से L/2 में उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो फिर उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? लिमिट क्या लगाते हैं? 0 से L/2 एंड पार्टिकल इन बॉक्स में √2/L sin n πx/L ये फंक्शन होता है ना। ये हो गया साई, एंड साई स्टार भी बराबर ही होगा √2/L sin n πx/L एंड डी टाउ इसमें क्या होता है? dx। इसको फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। इस पर हम जब आगे जो मॉडल डिस्कस करेंगे तो उनमें भी इसको देखेंगे। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो किसी भी ऑब्जर्वेबल की, किसी भी ए ऑब्जर्वेबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये पोजीशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, किसी का भी अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए साई डी टाउ डिवाइड बाय साई स्टार साई डी टाउ। इस फॉर्मूले को यूज़ करके एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। अब अगर जो आपका साई है वो नॉर्मलाइज्ड है, अगर आपका साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड है तो फिर साई स्टार साई डी टाउ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो उस केस में आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यू को एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। ओके,
एक्सपेक्टेशन वैल्यू को क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है नाम से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साई स्टार ए साई डीटा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। जब हम पार्टिकल इनवेंटरी बॉक्स की बात करते हैं तब एक्स की, एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर, इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ भी पूछी जाती है। तब ये फार्मूला बहुत काम आएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला बहुत काम आएगा आपको। बस वैल्यूज़ पुट करके इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मान लो अगर एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है तो आप कैसे निकालोगे। मान लो आपको पार्टिकल इन अ बॉक्स में पूछी है तो फिर कैसे निकालोगे। पार्टिकल इन अ बॉक्स में तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होता है, तो हमें नीचे वाले पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऊपर वाला ना पार्ट लिखेंगे। √2/L जो हम वेव फंक्शन यूज़ करें वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन यूज़ करें, इसलिए हम नीचे वाला पार्ट नहीं लिख रहे हैं। तो √2/L sin nπx/L, अब x की जगह x, देन अगेन √2/L sin nπx/L dx 0 to L। बस आपको इसको सॉल्व करना होता है, आपको x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी होती है। अब px की अगर पूछ ले आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो फिर px कैसे हो जाएगी, 0 से L √2/L sin nπx/L। px की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा h कट del/del x, देन अगेन √2/L sin nπx/L dx, ऐसे। ओके, अब बात करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन की। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है कि अगर कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करने पर एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ आपको सेम फंक्शन वापस दे दें, यही सेम फंक्शन आपको एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ वापस दे दें, ए इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, तो जो वो फंक्शन है उसको हम उस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में इस फंक्शन को हम उसका आइगन फंक्शन कहते हैं। एंड ये जो कांस्टेंट उस सेम फंक्शन के साथ आ रहा है उसको हम उसकी आइगन वैल्यू कहते हैं। और ये जो पूरी इक्वेशन जो है इसको हम आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो PYQs भी ऐसे आ रखे हैं, इस पे ऐसे बहुत सारे PYQs आ रखे हैं। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन पे कैसे बनते हैं क्वेश्चन कि मान लो आपको एक ऑपरेटर दिया है del/del x एंड आपको एक फंक्शन दिया है e⁻⁴ax, और आपको बताना है कि ये e⁻⁴ax जो है वो del/del x का आइगन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू इक्वेशन पे तो आप क्या करोगे, d/dx को e⁻⁴ax पे अप्लाई करोगे। अब e⁻⁴ax का डिफरेंशियल क्या होता है, इसके आगे जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में आगे आ जाता है और वो फंक्शन हमें फिर से मिल जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल के डिफरेंशियल की। तो देखो हमें ये जो हमने ऑपरेट करवाया उसमें हमें एक कांस्टेंट जो है वो एज ए आइगन वैल्यू मिल गया और हमारा फंक्शन जो था वो हमें वापस मिल गया। इसका मतलब e⁻⁴ax जो है वो d/dx का आइगन फंक्शन है। ठीक है, एंड यहाँ से आप ये याद भी रख सकते हो कि e⁻⁴ax जो है या e⁻+ax हो या -ax हो, ये हमेशा ही del/del x के आइगन फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको चेक भी नहीं करना है, e⁻+−ax d/dx के आइगन फंक्शन ऑलवेज होते हैं। इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, सब चलेगा। ओके, ए मल्टीप्लाई कर दे, ए डिवाइड कर दे, हमेशा ये d/dx के आइगन फंक्शन रहेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं। इस बार ऑपरेटर चेंज कर दिया, del²/del x² कर दिया और हमें चेक करना है कि वो e⁻⁴ax का है या नहीं, e⁻⁴ax उसका आइगन फंक्शन है या नहीं। तो d²/dx² को कैसे लिख सकते हैं, d/dx × d/dx ऑफ e⁻⁴ax। तो सबसे पहले ये इस पे ऑपरेट होगा, तो जब और ये वाला ऐसे कैसे रहेगा, तो d/dx ऐसे
और ये इस पे ऑपरेट हुआ तो क्या आएगा, ई रेस टू ए एक्स। अब ए को बाहर ले लेते हैं, तो ए को बाहर ले लिया, अब क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ई रेस टू ए एक्स। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए तो ऐसा था ही, अब इस डिफरेंशिएट से एक ए और आ गया एंड ई रेस टू ए एक्स ऐसा का ऐसा। और ये वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर ई रेस टू ए एक्स। और ए स्क्वायर भी क्या है, एक कांस्टेंट है ना। तो जो ई रेस टू ए एक्स है वो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का भी आइगन फंक्शन है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ, जो ई रेस टू ए एक्स होता है वो डी बाई डी एक्स की एनी पावर, कोई भी एन, सब के हमेशा ही आइगन फंक्शन होते हैं, हमेशा आइगन फंक्शन होते हैं। तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर जब भी आइगन वैल्यू इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आता ही है। तो हमेशा ही ई रेस टू ए एक्स डी बाई डी एक्स डी एन बाई डी एक्स एन के हमेशा ही आइगन फंक्शन होता है। यहाँ पे d3 बाई डी एक्स 3 होता है, हो सकता है d4 बाई डी एक्स 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको चेक ही नहीं करना है, ये हमेशा इसके आइगन फंक्शन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो जो हमारी न्यूटन मैकेनिक्स, जो न्यूटन की मैकेनिक्स है, उसमें जो न्यूटन के 3 रूल्स होता है जिससे हम किसी भी पार्टिकल के मोशंस को वगैरह हम स्टडी करते हैं ना न्यूटन मैकेनिक्स में। तो वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारे टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए जो है श्रोडिंगर इक्वेशंस को हम यूज़ करते हैं ना। जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स को हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारी क्वांटम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो श्रोडिंगर की दो इक्वेशन है, एक है टाइम डिपेंडेंट और एक है टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है टाइम इंडिपेंडेंट, ओके। हम जो जितने भी मॉडल्स हम हमारे क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को स्टडी करेंगे। और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, जहाँ पे एच जो है वो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एंड ई जो है वो एनर्जी की आइगन वैल्यू है, ठीक है, एनर्जी की आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन को भी फॉलो कर रही है, ठीक है। तो जब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को साई पे लगाते हैं तो हमें एनर्जी की वैल्यू एंड हमारा फंक्शन वापस मिल जाता है। अब h हमें पता है क्या होता है, h क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2 है डेल स्क्वायर प्लस v। तो अब इस h की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2 है डेल स्क्वायर प्लस v साई इज इक्वल्स टू ई साई। तो इसको हम ओपन करते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर 2 है डेल स्क्वायर साई प्लस v साई इज इक्वल्स टू ई साई। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच कट स्क्वायर, मैं इनके साइन थोड़े इनको थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ, अब देखना, प्लस ई साई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने इन सबको इस तरफ ले लिया है, ठीक है, इसको भी इस तरफ ले लिया है, तो इस साइड चेंज करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, एच स्क्वायर बाई 2m को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ से हट जाएगा डेल स्क्वायर साइन प्लस यहाँ से e माइनस वी आ जाएगा, साई कॉमन इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2m डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर, ठीक है। इसको और लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8m पाई स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इज़ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इसी को हम जितने भी हमारे मॉडल्स है, पार्टिकल इन अ बॉक्स मॉडल हो गया हो,
ठीक है। पार्टिकल इन बॉक्स हो गया हो, या फिर SHO मॉडल ले लो, या फिर H एटम मॉडल ले लो, सब में हम इसी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करके हम उनके वेव फंक्शन निकालते हैं एंड देन उन मॉडल को स्टडी करते हैं। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं, बट यस दिस इक्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम उस मॉडल को स्टडी करते हैं। ओके, सो इसलिए मैंने ये बता दिया। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्टिकल इन अ बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो पार्टिकल इन अ बॉक्स में ये हमारा 1D बॉक्स हम पहले देख रहे हैं। मैं मेजरली 1D बॉक्स ही कवर करने वाली हूँ, एंड देन 2D एंड 3D बॉक्स में 1D बॉक्स के अलावा क्या चेंजेस हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, तो 1D बॉक्स में मतलब 1D यानी कि एक ही डायरेक्शन में, तो लेट्स से दिस इज़ x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में 0 से L के बीच में एक पार्टिकल है जो उस रेंज में उसका पोटेंशियल 0 है, एंड उसके बाहर पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। सो दिस इज़ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल कन्फाइंड इन अ बॉक्स मॉडल। ठीक है, एंड ये पार्टिकल यहाँ पे इस रेंज में फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, जहाँ पे इसका पोटेंशियल 0 है, 0 से L लेंथ में, एंड बाहर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो ये इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता, ये पार्टिकल इसमें कन्फाइंड है। अब ये रेंज 0 से L ली है, बट ये रेंज चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो जब ये रेंज चेंज हो उस केस में आपके फॉर्मूलाज में भी डिफरेंस आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं। नाउ फॉर दिस बॉक्स जो वेव फंक्शन जो निकलता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर, वो होता है साई इज इक्वल टू √2/L sin nπx/L। यहाँ पे √2/L जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको हो सकता है सिर्फ sin nπx/L दे दे और उसको नॉर्मलाइज करवाएं, तो उसका वैल्यू कितना आएगी, √2/L। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 2 3। अब ये 1 2 3 डिफाइन करता है स्टेट को। अगर n = 1 होगा तो उसको हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे, n = 2 होगा तो उसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3 में उसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और जो पार्टिकल इन द बॉक्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है n²h² / 8mL²। ठीक है, n²h² / 8mL²। अब मान लो अगर आपके बॉक्स की लेंथ 0 से L की जगह 0 से 2L हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे L की जगह 2L रखना है, आपका वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी L की जगह 2L और यहाँ पे भी L की जगह 2L, और एनर्जी में भी L की जगह आप क्या रखोगे, L² की जगह 2L²। ठीक है, एंड देन आपका फिर आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको रेंज चेंज कर दें, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको इन फार्मूलाज में L को चेंज करना है। अब एनर्जी की वैल्यू क्या है, n²h² / 8mL²। तो अगर n = 1 है तो उस केस में एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, तो h² / 8mL²। n की वैल्यू अगर 2 है तो क्या हो जाएगी, 4h² / 8mL²। अगर 3 है तो हो जाएगी 9h² / 8mL²। अगर 4 है तो हो जाएगी 16h² / 8mL²। ओके, अब देखो जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके बीच के डिफरेंस भी पूछते हैं कि पार्टिकल इन अ बॉक्स में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट के बीच में डिफरेंस बताओ। तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट है एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, मतलब इनके बीच का डिफरेंस पूछा है। तो ऐसे आपको अच्छे से उसको कैलकुलेट करना होता है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3h² / 8mL²। इन दोनों के बीच में 5h² / 8mL²। इन दोनों के बीच में 7h² / 8mL²। तो जैसे जैसे n बढ़ रहा है, जैसे जैसे n बढ़ रहा है, इन दो नियर बाय जो स्टेट है उनके बीच का गैप भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे n बढ़ता है इनके बीच में गैप जो है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो किसी भी दो स्टेट के बीच में आपको एनर्जी गैप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन साई वर्सेस एक्स। तो जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, पहले ग्राउंड स्टेट के लिए बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट यानी कि n = 1 के लिए वेव फंक्शन क्या होता है, √2/L
साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब आपको प्लॉट निकालने के लिए क्या करना होता है, साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखनी होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0। तो जब आप ये वैल्यू रखकर इसको सॉल्व करते हो तब इनका मैक्सिमा और मिनिमा आपको मिलता है। ठीक है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा आपको मिलता है। तो ये 0 से एल लेंथ का बॉक्स है। इसके साई n इजिकल्स टू 1 के लिए जो साई वर्सेस x का प्लॉट आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, बाउंड्रीज पे 0 एंड l/2 पे उसका क्या आता है, मैक्सिमा। ठीक है, अब अगर आपको इस केस में कोई x की जो है एवरेज वैल्यू पूछ ले तो x की एवरेज वैल्यू क्या है, जहाँ पे पार्टिकल के मतलब पार्टिकल एवरेज टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी l/2। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई ये पूछ ले कि 0 से l/2 रीजन में, 0 से l/2 रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 से l/2 में, तो आप देखो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो उसमें से l/2 में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 की हाफ है ना, ये हाफ रीजन है हमारा, तो 1 की हाफ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1/2। और सेम ये किसके बराबर होगी, l/2 से l में होने की, l/2 से l में होने की, और 0 से l/2 में होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ओके, इसमें फिर आपको px की एवरेज वैल्यू, x² की एवरेज वैल्यू, ये सभी पूछ सकते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। हमने एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला देखा था, तो इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी का कर्व कैसा होगा, ये तो साई का कर्व था, अभी साई स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी जो क्या होती है, साई स्टार डी टर्म, तो वो क्या होगा, इसी का डबल। ठीक है, मेरे से इतना सिमेट्रिक बन नहीं रहा है बट ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब अगर आपको मान लो n इजिकल्स टू 2 के लिए पूछ लिया, तो n इजिकल्स टू 2 के लिए जो है वो कर्व कुछ ऐसा आता है, 0 से l है एंड कुछ इस तरीके से। ठीक है, साई वर्सेस x, ये x है, और जो प्रोबेबिलिटी का कर्व है वो आता है, प्रोबेबिलिटी स्क्वायर है तो प्रोबेबिलिटी का कर्व हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना, प्रोबेबिलिटी का कर्व ऐसे आता है। तो 0 से l/2 रीजन में यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और इसमें भी हाफ है ना, ये टोटल 1 है तो ये दोनों हाफ हाफ है इसकी। ठीक है, ऐसे ही जब आप n इजिकल्स टू 3 में जाते हो तो फिर एक कर्व कुछ इस तरीके से हो जाता है, साई वर्सेस x का। तो जैसे जैसे आप n इंक्रीज़ करते हो वैसे वैसे कर्व में जो हम ये साइकिल्स देख रहे हैं, जो ये 1 2 है ना, ये अभी 1 2 3 हो गई, वो साइकिल्स इंक्रीज़ होती जाती हैं। बट यहाँ पे जो एक्चुअल ध्यान देने लायक है वो है नोड्स। तो जब n 1 है तब उसमें नोड कितने हैं, 0। जब n 2 है तब उसमें एक नोड है, जब n 3 है तब उसमें 2 नोड है। मतलब फॉर एनी n नोड कितने होंगे उस वेव फंक्शन वर्सेस x के कर्व में, n-1। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको कर्व पे क्वेश्चन आए तो आप इस नोड से उस कर्व को पहचान सकते हो कि अगर n = 3 के लिए पूछा है तो उसमें 2 नोड होने चाहिए, है ना। एंड अगर प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो ये कर्व क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। p वर्सेस x पूछेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ओके।
एंड यस, पार्टिकल इन 1D बॉक्स में मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर पार्टिकल इन 2D बॉक्स की बात करें, ये हमने 1D बॉक्स देखा, अगर 2D बॉक्स पूछें तो 2D बॉक्स में क्या होगा, जो वेव फंक्शन जो होते हैं हमारे वेव फंक्शन, वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। उनका नेचर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव। और जो हमारी एनर्जी होती है उसका नेचर क्या होता है, एडिटिव, ठीक है। एनर्जी एडिटिव नेचर की होती है। तो फिर पार्टिकल इन 2D बॉक्स में जो साई जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई ऑफ साई एक्स एंड साई वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √2/L साइन n पाई एक्स बाई एल एक्स, ये एल एक्स हो गया, एंड √2/Ly, नाउ दिस इज एन एक्स, ओके, साइन ny पाई वाई डिवाइड बाई एल वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। एंड जो एनर्जी होगी वो ऐड होगी Ex प्लस Ey की, तो एनर्जी हो जाएगी nx² पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8m Lx² प्लस ny² पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8m Ly²। अब जो आपका 2D बॉक्स है, अगर वो रेक्टेंगुलर बॉक्स है तब तो आपके Lx और Ly डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर वो एक स्क्वायर बॉक्स है तब आपके Lx और Ly क्या होंगे, सेम होंगे, जिसको हम L लिख सकते हैं। तो उस केस में आप इन Lx और Ly को सेम रख सकते हो अगर स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर है तो फिर आपको इन दोनों को चेंज रखना होगा। अब ऐसे ही अगर 3D बॉक्स की बात करें, ठीक है, 3D बॉक्स की बात करें तो उसमें जो वेव फंक्शन है वो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साई एक्स, साई वाई एंड साई जेड। तो यहाँ पे एक जेड वाला फंक्शन और आ जाएगा, और जो एनर्जी जो है वो तीनों का ऐड होगी, Ex प्लस Ey प्लस Ez, ठीक है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ½ kx², और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोलिक कर्व होता है, ठीक है, जिसमें पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। अब इसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो वेव फंक्शन का फॉर्मूला आता है वो, जो SHO में जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके जो वेव फंक्शन आता है साइन x, उसका ये बड़ा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये 1/2 की पावर n फैक्टोरियल हाफ बीटा बाई पाई की पावर 1/4 hn of epsilon. Now this hn of epsilon is Hermite polynomial, okay, and e की पावर माइनस epsilon square by 2. Now this epsilon is root of beta x, ठीक है, एंड बीटा क्या होता है, बीटा होता है रूट ऑफ mk बाई h कट। अब जो ग्राउंड स्टेट है साई 0, उसके लिए क्या हो जाएगा, तो हम n की जगह क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आएगा ये यहाँ पे n की जगह 0 रखने पे ये 1 हो जाएगा, तो बीटा बाई पाई की पावर 1/4 e रेज टू माइनस बीटा x² बाई 2। यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह क्या रख दिया, बीटा x² बाई 2, ठीक है। एंड ये जो हर्माइट पोलिनोमियल है hn ऑफ एप्सिलॉन, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और फिर इसको हर n के लिए सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। ये सब आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ साई 0 याद रख सकते हो, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये आप याद रख सकते हो कि SHO में जो हम यूज़ करते हैं वो हर्माइट पोलिनोमियल यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। गेट 2022 या मेरे को सही से याद नहीं आ रहा है, 22 या 23 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन सा पोलिनोमियल किस मॉडल में यूज़ होता है, गेट का PYQ है, तो उसमें SHO के लिए हर्माइट पोलिनोमियल टिक करना था, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे मतलब सिर्फ बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी बन सकता है सिर्फ चेक करने के लिए कि आपको कितना याद है ना, तो SHO में हर्माइट पोलिनोमियल यूज़ करते हैं। नाउ जो एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है H psi = E psi करने पर,
है ना। हमारे पास हैमिल्टोनियन है, साई मिल गया। तो ई का फॉर्मूला आता है n प्लस हाफ एच न्यू, जहाँ पे n क्या है 0 1 2, 0 से क्या आएगी ग्राउंड स्टेट आएगी, 1 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स था उसमें n जो है वो 1 से शुरू हो रहा था, बट SHO में n जो है वो 0 से शुरू होता है। ठीक है। अब ये न्यू जो है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी है। जो हमारा SHO हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उस हार्मोनिक मोशन की फ्रिक्वेंसी है। उसका फॉर्मूला होता है 1/2π√k/m, जहाँ पे k है फोर्स कांस्टेंट और m है मास। तो इस क्वेश्चन ये फार्मूला जो है फ्रिक्वेंसी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसको न्यू जो है 2π न्यू, उसको हम ओमेगा लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E = n प्लस हाफ h कट ओमेगा। ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले में हम ऊपर नीचे 2π/2π से मल्टीप्लाई करें तो h/2π h कट हो जाएगा और 2π न्यू क्या हो जाएगा ओमेगा। ठीक है। तो कभी कभी हम मोस्टली इसी फॉर्म को यूज़ करते हैं, तो आपको ये भी याद रखना। ठीक है। तो अभी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, E0 क्या हो जाएगी हाफ h कट ओमेगा। E1 क्या हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3/2 h कट ओमेगा। इसी तरह E2 5/2 h कट ओमेगा। E3 7/2 h कट ओमेगा, है ना। इस तरह से वहाँ से इसको कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है। SHO की 0 पॉइंट एनर्जी कितनी होती है h कट ओमेगा/2। अब अगर हम इन दोनों में गैप देखें तो इन दोनों में गैप कितना है 3/2 - 1/2 इज़ 1, यानी कि h कट ओमेगा का गैप है। इन दोनों में 5/2 - 3/2 इज़ अगेन 1, तो h कट ओमेगा। फिर इन दोनों में अगेन h कट ओमेगा। तो जो SHO है उसमें एनर्जी लेवल के बीच में ये जो गैप है ये क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट कितना रहता है h कट ओमेगा। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, अगर ये हमारा जो हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाया था V वर्सेस X का, इसमें ये हमारा है E0 जो कि कितना है हाफ h कट ओमेगा, देन E1 3/2 h कट ओमेगा, देन E2, देन E3। तो इनका गैप क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ये गैप कितना है h कट ओमेगा, सब में गैप कितना है h कट ओमेगा। ओके। ठीक है। अभी इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वीरियल थ्योरम। ठीक है। तो वीरियल थ्योरम SHO के लिए क्या होती है कि जो काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है और जो पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो SHO के केस में क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है। ये वीरियल थ्योरम है SHO के लिए। ठीक है। तो जैसे कि हमने E0 की बात की ग्राउंड स्टेट की, उसकी एनर्जी कितनी आई थी हाफ h कट ओमेगा। ये टोटल एनर्जी है। अब इसमें हम कहते हैं टोटल एनर्जी क्या होती है T + V। तो मतलब T और V दोनों अब बराबर है, तो हाफ h कट ओमेगा से T कितना आ जाएगा 1/4 h कट ओमेगा, और V भी कितना आ जाएगा 1/4 h कट ओमेगा, है ना। तो अगर हमें टोटल एनर्जी दी हुई है तो हम T and V बता सकते हैं कि वो दोनों इक्वल होगी और उनका सम जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो इस पर एक PYQ भी आ रखा है जिसमें आपको पूछा गया है कि T कितना है, V कितना है, टोटल एनर्जी कितनी है। तो SHO में आप ध्यान रखना T and V क्या होता है बराबर होते हैं और उन दोनों का सम क्या होता है टोटल एनर्जी होता है। ठीक है। ओके। इसके अलावा SHO में आपको x² px इन सब की एवरेज वैल्यू भी पूछ सकते हैं। तो उस एवरेज वैल्यू के केस के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताती हूँ। तो x के इन सब की एवरेज वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना, बट इसमें आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होता है एंड दैट इज़ वो है गॉसियन फार्मूला -∞ से +∞ x⁻n e⁻∞
एक्स स्क्वायर dx। जब आप इन सबको सॉल्व करने लगते हो तो ये एक फॉर्म आपको मिलती है और इसकी वैल्यू 0 होती है जब n क्या हो, इवन हो, और इसकी वैल्यू रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस 1, सॉरी यहाँ पे n जब ऑड हो, जब n ऑड हो तब इसकी वैल्यू 0 होती है, और जब n इवन हो तब इसकी वैल्यू होती है n प्लस हाफ डिवाइड बाय 2 का गामा फंक्शन डिवाइड बाय अल्फ़ा की पावर n प्लस 1/2, ये इसकी वैल्यू होती है। ये आपकी बहुत हेल्प करता है ये फॉर्मूला जब आप इनको सॉल्व कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं रिजिड रोटर। तो रिजिड रोटर क्या होता है कि अगर कोई भी लाइक दो पार्टिकल्स हैं m1 m2, इनका मास है और वो रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो रोटेट हो रहे हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है r, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे रोटर को हम कहते हैं रिजिड रोटर, ठीक है। यहाँ पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, वो म्यू आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे म्यू रिड्यूस्ड मास है और वो निकलता है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से। अब ये जो पार्टिकल है जो रिजिड रोटर के सिस्टम में मोशन कर रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए दो मॉडल है। पहला है स्पेरिकल मॉडल एंड दूसरा है रिंग मॉडल। स्पेरिकल मॉडल का मतलब है, रिंग मॉडल का मतलब है कि वो एक रिंग के ऊपर ही सिर्फ मोशन कर रहा है, सिर्फ इस रिंग के ऊपर कहीं पे मूव कर सकता है, यानी कि 2D मूवमेंट है ना। अगर 2D मूवमेंट है तो उसको हम कहेंगे रिंग मॉडल, ठीक है। लेकिन अगर एक 3D अगर वो रोटेट करता है, मतलब सिर्फ इस रिंग पे नहीं, इसके आजू बाजू यहाँ पे कहीं पे भी इस 3D में पूरा मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्पेरिकल मॉडल, ठीक है। तो इन दोनों को हम रिजिड रोटर में क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है स्पेरिकल मॉडल। अब इसमें याद क्या रखना है, आपको याद रखना है एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला होता है J प्लस 1 h कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2I, जहाँ पे J क्या है, 0 1 2 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ये जो एनर्जी है इसको हम E ग्राउंड स्टेट, E1 E2 ये सभी निकाल सकते हैं। तो E0 कितना हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम J प्लस 1 h स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ से पाई स्क्वायर I और एक 4 आएगा जो 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं J प्लस 1, J प्लस 1, जहाँ पे B क्या है, कांस्टेंट है, h स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर I, इसको B लिखा है। तो E का फॉर्मूला क्या हो गया, J प्लस 1। तो यहाँ से E0 E1 E2 निकाल सकते हैं। E0 क्या हो जाएगी, Z इज इक्वल्स टू 0 पे जो वैल्यू होगी E0 वो कितनी होगी, 0। E1 पे क्या होगी 2B एंड E2 पे 6B, है ना। ऐसे हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं एंड देन इसका गैप भी हम बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ओके। अभी इसमें जो डीजेनरेसी होती है स्पेरिकल मॉडल में, जो डीजेनरेसी होती है वो डीजेनरेसी इक्वल्स टू होती है इस केस में 2J प्लस 1, ठीक है। GJ कहते हैं इसको, वो होती है 2J प्लस 1, यानी कि 0 J इक्वल्स टू 0 के लिए डीजेनरेसी कितनी होगी, 1, यानी कि नॉन डीजेनरेट, है ना, डीजेनरेसी है ही नहीं। J इक्वल्स टू 1 के लिए
3, जे इक्वल्स टू 2 के लिए 5, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जे इक्वल्स टू 1 है जिसकी एनर्जी कितनी है 0, ये जे इक्वल्स टू 2 है जिसकी एनर्जी कितनी है, सॉरी, ये जे इक्वल्स टू 0 है, ये 1 है, जे इक्वल्स टू 1 0, जे इक्वल्स टू 1 जिसकी एनर्जी 2 भी है, देन जे इक्वल्स टू 2 जिसकी 5 डिजनरेसी है, एनर्जी है 6 भी, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से इसका बनेगा। तो अगर आपको कोई सिस्टम दे रखे जिसको स्पेरिकल मॉडल कहा है, उसमें कुछ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे, तो आपको फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं, ऐसे है ना, 1 2, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करके उसकी टोटल एनर्जी पूछ सकते हैं। ओके, या फिर ट्रांजिशन पूछ सकता है, ट्रांजिशन की एनर्जी पूछ सकता है कि कितना ही एनर्जी लगेगी उसको ट्रांजिशन करने में इलेक्ट्रॉन को, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं। अभी हम रिंग मॉडल में भी देखने वाले हैं इसको। ओके, तो दूसरा है रिंग मॉडल। उसमें रिंग मॉडल मतलब 2D में ही आपका पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है, अब इसमें क्योंकि ये जो एंगुलर मोशन है उसमें एक ही कोऑर्डिनेट में एंगुलर मोशन रहा है, तो पूरा ये सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही ये फॉर्मूला आता है ना, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो जो ई जो है उसका फॉर्मूला होता है mz² h² डिवाइड बाई 2i। तो इसमें सिर्फ एक ही mz यूज़ हो रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए, है ना। अब mz की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ±1 ±2, है ना, ये वैल्यूज़ हो सकती है इसमें। अभी इसके लिए एनर्जी हम निकाल सकते हैं, तो जैसे कि जो E0 होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 0, E1 की वैल्यू क्या होगी, जब +-1 होगा तो h² डिवाइड बाई 2i, जब E2 होगी +-2 होगा तब 4 डिवाइड बाई 2, तो 4h² डिवाइड बाई 2i, ठीक है। और इस केस में जो डीजनरेसी होती है, डीजनरेसी का क्या है कि जो ग्राउंड स्टेट है, जो mz = 0 है, वो तो नॉन डीजनरेट है ना, वो तो क्या है, नॉन डीजनरेट है। उसके अलावा और जितने भी है, रेस्ट ऑल जो भी हैं, वो सारे क्या है, डबली डीजनरेट है। ये आप देख भी सकते हो ऊपर m की वैल्यू से। जो 0 है वो नॉन डीजनरेट है, बाकी सब डबली है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों के लिए एनर्जी क्या आएगी, सेम। यहाँ पे आप प्लस वाला 1 रखो या माइनस वाला 1 रखो, दोनों की एनर्जी तो सेम ही आएगी, इसलिए बाकी सारे क्या हैं, डबली डीजनरेट हैं, ठीक है। तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनता है, से एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा है, mz = 0 यहाँ होगा, देन mz = +-1, देन mz = +-2, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब रिंग मॉडल का सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो है बेंजीन। बेंजीन एक 2D सिस्टम है, एक रिंग लाइक है, जिसमें ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे होते हैं, रेजोनेंस कर रहे होते हैं। तो एक रिंग की तरह ये पूरा इन इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होता है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो अब अगर इसकी टोटल एनर्जी आपको पूछे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस सिस्टम की, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है, तो 2 × 0 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 × 1 के लिए कितनी एनर्जी आती है, h² डिवाइड बाई 2i। 1 के लिए कितनी एनर्जी आती है, h² डिवाइड बाई 2i, तो यहाँ पे हो जाएगा h² डिवाइड बाई 2i। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये तो 0 हो गया, 2 2 = 4, तो 2h² डिवाइड बाई i, ये टोटल एनर्जी हो गई बेंजीन सिस्टम की, है ना। इसके अलावा आपको ट्रांजिशन के बारे में पूछ सकते हैं कि होमो से लूमो ट्रांजिशन हो रहा है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो आप जो इसके लिए जो एनर्जी आती है 4h² डिवाइड बाई 2i, उसमें से h² डिवाइड बाई 2i को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे, तो फिर क्या आ जाएगी, ट्रांजिशन की एनर्जी आ जाएगी। आपको वेवलेंथ भी पूछ सकता है, तो फिर जो एनर्जी आई है उसको
HC/λ, इस फॉर्मूले से आप लैम्डा भी निकाल सकते हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट रिंग मॉडल। अभी हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम की जब हम बात करते हैं तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात नहीं करते हैं, हम कार्टेशियन की नहीं, हम एंगुलर जो ये हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ओके। कार्टेशियन की नहीं, पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, विच आर r, θ एंड फाई, ठीक है। तो हम जो हमारा फंक्शन है साई, उसको r, θ एंड फाई के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें से हम r जो है वो रेडियल पार्ट को दिखाता है एंड θ एंड फाई एंगुलर पार्ट को। तो हम इस साई को रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो रेडियल पार्ट अलग कर दिया एंड एंगुलर पार्ट अलग कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब जो हाइड्रोजन एटम का जो रेडियल पार्ट होता है वो RR जो है उसका फॉर्मूला ये होता है, ये बड़ा सा फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल जो यूज़ हो रहा है उसका नाम है लगूरे पॉलिनोमियल। तो मैं जब आपको क्वेश्चन बता रही थी कि गेट का क्वेश्चन आ रखा है, तो उसमें एक में तीन सवाल पूछे गए थे कि हर्माइट पॉलिनोमियल कहाँ यूज़ होता है, लगूरे पॉलिनोमियल कहाँ यूज़ होता है एंड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल कहाँ यूज़ होता है। तो लगूरे पॉलिनोमियल रेडियल पार्ट में यूज़ होता है हाइड्रोजन एटम के। रेडियल पार्ट को सॉल्व करने में जो है वो लगूरे पॉलिनोमियल यूज़ होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर हम 1s ऑर्बिटल के लिए देखें तो हमें 1s ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, n=1 और l=0। तो ये जब इसमें रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, RR जो है वो क्या आ जाएगा, इसके प्रोपोर्शनल होता है, ओके। दिस इज़ द साइन ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो वो आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई n कांस्टेंट, एंड यहाँ पे E Z हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 R/A0, ठीक है। एंड लगूरे पॉलिनोमियल सॉल्व करने के कुछ और भी अलग फॉर्मूलेज होते हैं, ओके। एंड फिर इसको, ये जो फॉर्मूला आया है इसको आपको क्या करना होगा, नॉर्मलाइज़ करना होगा, है ना, नॉर्मलाइज़ करना होगा इसको। तब जब नॉर्मलाइज़ करते हैं इसको तब n की वैल्यू आती है 2/A0 की पावर 3/2। तो ये जो है ये 1s का जो है रेडियल पार्ट है, ओके। ये चीज़ें आपको इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े ये फार्मूलाज वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1s के रेडियल पार्ट वगैरह याद रख सकते हो, जो कि बहुत छोटे फार्मूले हैं, आप इनको याद रख सकते हो। बाकी जो बड़े बड़े फार्मूले हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड इनमें जब क्वेश्चन आता है तो या तो आपको नोट्स पूछते हैं या फिर आपको जनरली ये रेडियल पार्ट वगैरह दे देते हैं, तो इतने याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड ये जो 1s के लिए है, ये जो रेडियल पार्ट आया, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये रेडियल पार्ट कब जीरो होगा, जब r क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तभी जब r इनफाइनाइट होगा तभी RR जीरो होगा। उसके अलावा ये कहीं ज़ीरो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें जो रेडियल नोड है, रेडियल नोड जो है वो कितने हैं, 0 है। यानी इसका कर्व कुछ ऐसा आता है 1s के लिए, r वर्सेस स्मॉल r का कर्व, r वर्सेस स्मॉल r का कर्व कुछ ऐसा आता है, ठीक है। एंड जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है r² से, इसका कर्व कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये कर्व इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कितने नोड्स है, ये सब पूछे जा सकते हैं। आपको 4 कर्व दे सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें नोड्स है तो कौन सा कर्व किसका होगा, नोड्स के अकॉर्डिंग आपको पता करना होता है। देन फॉर 2s के लिए आप क्या रखोगे, n=2, l=0, ठीक है। एंड z तो अगेन 1 है, ये रखोगे इस ऊपर वाले फार्मूला में, इस वाले फार्मूला में। तो ये 2s का रेडियल पार्ट आ गया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि नॉट ओनली ऑन इनफाइनाइट, ये जो रेडियल पार्ट है ये एक और जगह 0 होगा, और वो जगह कौन सी होगी, इसको 0 करें अगर हम तो यहाँ से आएगा r=2a0, यानी कि ये एक इसका रेडियल नोड है, r=2a0 पे ये 0 होगा। तो 2s के फॉर्मूला में एक नोड है, ठीक है। तो 2s का कर्व मैं यहाँ बनाती हूँ, के लिए
आर आर एंड देन आर। तो ये कर कुछ ऐसे जाएगा एंड दिस इज़ 2a0। यहाँ पे क्या है, रेडियल नॉट, ये 0 है। एंड जो इसका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है दैट इज़ आर स्क्वायर आर एंड आर, वो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज 2a0, ठीक है। ये इसके कर्व हो गए। नाउ नेक्स्ट इज फॉर 2p। तो 2p के लिए आप n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1 एंड z 1 रखोगे, तब ये इसका रेडियल पार्ट का फॉर्मूला आता है। एंड 2p के लिए जो कर्व बनता है, तो यहाँ पे ये r इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे भी 0 है एंड r इज इक्वल्स टू 0 पे भी 0 है ना। फॉर 2p यहाँ पे देखो, अगर r की वैल्यू जो है वो अगर 0 रखोगे तब भी वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो इसकी वैल्यू r इज इक्वल्स टू 0 पे भी क्या है, 0 है। तो इसका जो है कर्व कुछ ऐसा आता है, आर आर वर्सेस आर, कुछ इस तरीके से। इनफाइनाइट पे भी 0 होगा एंड 0 पे भी 0 था, ठीक है। एंड इसका जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कर्व्स थे जो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो जनरली नोट्स पे ही पूछा जाएगा, ओके, जो मैं आगे भी बताने वाली हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये हमने रेडियल पार्ट की बात की। उसके अलावा जो एंगुलर पार्ट होता है गामा थीटा फाई, वो प्रोपोर्शनल होता है साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर l माइनस m थीटा एंड मॉड में है ये, ठीक है। एंड e की पावर आयोटा m फाई, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, l जो है वो एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो उसका एंगुलर पार्ट आता है। फिर आप रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तब आपका हाइड्रोजन एटम का पूरा वेव फंक्शन बनता है, ओके। नाउ एंगुलर पार्ट को मैं इतना डिटेल में ले नहीं रही हूँ क्योंकि इससे यहाँ इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ओके। बट फॉर एस ऑर्बिटल मैं बता देती हूँ। जो एस ऑर्बिटल है उसके लिए जो एंगुलर पार्ट जब निकालते हैं फॉर एस ऑर्बिटल, वो है वो आता है, कैसे आएगा, थीटा 0 0 है ना। एल और एम दोनों क्या है, साई एस ऑर्बिटल के लिए 0 है, एम भी 0 है और एल भी 0 है। तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 1/√4π आती है, विच इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ से सॉल्व करके उसको निकालते हैं। साइन ये भी 0 हो जाएगा, साइन की पावर 0 रखूँगे 0, कॉस की पावर 0 माइनस 0 है 0। यहाँ पे सिर्फ ई की पावर आयोटा m फाई जो है, वहाँ पे ई की पावर 0 वो भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड देन जब आप उसको नॉर्मलाइज करते हो तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये है एस ऑर्बिटल का एंगुलर पार्ट। उसके अलावा जो हाइड्रोजन एटम में एनर्जी जो दी जाती है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, वो -13.6 Z²/n² इन EV ऐसे दी जाती है। एंड एटॉमिक यूनिट्स में एनर्जी की वैल्यू होती है -0.5 Z²/n² इन एटॉमिक यूनिट्स, या फिर इसे हार्ट्री भी कहते हैं, है ना। हार्ट्री में -0.5 Z²/n² होती है। दोनों ही कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए। अगर ईवी में पूछा है तो ये वाला फार्मूला, और हार्ट्री या एटॉमिक यूनिट्स में पूछा है तो ये वाला फार्मूला। अब हाइड्रोजन एटम में जो डीजेनरेसी है उसका फार्मूला होता है n², ठीक है। मान लो अगर 2s के लिए पूछ ली तो 2 का स्क्वायर, कितनी डीजेनरेसी होगी, 4। लेकिन अगर स्पिन भी इंक्लूड करें, है ना, 2s नहीं, सॉरी, n = 2 के लिए, अगर n = 2 के लिए आपको डीजेनरेसी पूछे तो कितनी हो जाएगी, 4, है ना, क्योंकि 2s एंड 2p हमें पता है कितनी होगी, 1 2 3 4 हो जाती है। लेकिन अगर स्पिन भी इंक्लूड करें तो फिर डीजेनरेसी 2 टाइम्स हो जाती है, 2n², क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन की कितनी स्पिन हो सकती है, 2। तो फिर या तो वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। इन 4 में किसी भी स्पिन में हो सकता है, तो 4 अप या डाउन, तो
तो फिर 4 अप और 4 डाउन, टोटल कितनी हो गई 8। तो फिर 2 टाइम्स हो जाती है डिजनरेसी, ठीक है। तो अगर सिर्फ स्पेशल डिजनरेसी पूछे तो n², फिर स्पिन भी इंक्लूड किया है कि स्पिन इंक्लूड करके तो फिर हो जाएगी 2n²। ओके, तो ऐसे डिजनरेसी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ईजी है, जो भी n दिया हुआ है बस उसको स्क्वायर करना है या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना है। ओके, नाउ जो इसमें r की जो एवरेज वैल्यू है उनको निकालने के लिए ये 2 फॉर्मूले हैं, r को निकालने के लिए, r² को निकालने के लिए। बट आई थिंक फॉर कैलकुलेशन पार्ट दे आर कॉम्प्लिकेटेड, सो आप फॉर 1s ऑर्बिटल वैल्यूज़ याद भी रख सकते हो। तो अगर हम पहले वाले फॉर्मूले में 1s ऑर्बिटल के लिए n = 1 और l = 0 रखें तो r की वैल्यू आती है 3/2a0 और r² की वैल्यू आती है 3a0², अगर सेकंड वाले फॉर्मूले में रखें तो, ठीक है। तो आपको इतने बड़े फॉर्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो आपको मेजरली 1s पे ही आएगा, तो आप ये सिंपल याद भी रख सकते हो, ठीक है। 3/2a0 एंड 3a0²। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है नोट्स, ठीक है। तो रेडियल नोट्स जो होते हैं, रेडियल नोट्स, उनका फॉर्मूला होता है n-l-1 रेडियल नोट्स निकालने का। मैं बताती हूँ अभी कैसे निकालते हैं। एंगुलर नोट्स निकालने का फॉर्मूला है एंगुलर नोट्स बराबर l, जो भी l की वैल्यू होगी उतने एंगुलर नोट्स, और टोटल नोट्स होते हैं, इन दोनों को सम कर दो तो क्या हो जाएगा n-1 n-l-1 प्लस l, इनको सम कर देंगे तो l से l कट जाएगा तो क्या बचेगा n-1। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 5s ऑर्बिटल है, इसमें रेडियल नोड बताओ, तो रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू कितनी है 5, l s के लिए कितनी वैल्यू होती है 0 -1, यानी कितने हो जाएंगे 4। इसमें एंगुलर नोड कितने होंगे l यानी s के लिए l कितना होता है 0, यानी एंगुलर नोड इस केस में 0 है, और टोटल नोड्स कितने हो गए 4 + 0 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको दे दिया 4p में रेडियल नोड कितने होंगे, तो n-l, अब p के लिए 1 होता है -1, तो ये हो जाएंगे 2। एंगुलर नोड कितने होंगे p, यानी कि p के लिए 1 होता है यानी l 1, तो एंगुलर नोड भी 1 होंगे, एंड टोटल नोड 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3। तो इस तरीके से ऐसे गेट में भी क्वेश्चन आ रखा है जिसमें आपको डायरेक्ट एंगुलर नोड, रेडियल नोड और टोटल नोड पूछा है, तो आप इन तीनों फॉर्मूले को याद रख के डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। क्वांटम वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो इस सब में कवर किया है। इसके अलावा हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड, लाइक वेरिएशन मेथड, पर्टर्बेशन मेथड, उनको भी कवर करेंगे। एंड इसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है क्वांटम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप वहाँ जाके उनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आपको समझ आए कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, कैसे उनको टैकल करना है। ओके, तो आप उन क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।